हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करेंगे। हिप जॉइंट में कैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किस चीज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल कहाँ पे फॉर्म्ड होता है इसकी बात करेंगे। अभी हिप जॉइंट को कौन बनाता है? फीमर बोन। दिस इज फीमर एंड यहाँ पे एसिटाबुलम रहता है। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं इसके बीच में, जब जहाँ कहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात हो रही है, दिस इज फॉर्म बिटवीन द एन एक्सिस पासिंग थ्रू हेड एंड नेक। एक जो एक्सिस पास कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ हेड एंड नेक, और जो सेकेंड लाइन पास करती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन पास करती है, देन इट इज पास थ्रू द अक्रॉस द शाफ्ट ऑफ फीमर। इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हेड। कहाँ से पास करिए? सेंटर ऑफ हेड एंड नेक, और उसी के पैरेलल में एक लाइन पास करती है, दैट वन इज ये जो लाइन पास करेगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो ये है, और जो ये लाइन यहाँ से पास कर रही है, दिस एक्सिस, इट फॉर्म एन एंगल, जो कि एंगल रहता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन और नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है एंगल की? नॉर्मल वैल्यू इज 125 डिग्री। सिंपली इज दैट जो ये हिप जॉइंट है इसके अंदर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे फाउंड होता है? एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ हेड, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ हेड एंड नेक, और एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पास करेगी टू द पैरेलल ऑफ शाफ्ट, टू पैरेलल ऑफ शाफ्ट। इसके जस्ट पैरेलल में एक लाइन पास करेगी, और जो ये दोनों मिलके एक एंगल फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और जो ये नॉर्मल एंगल फॉर्म होता है इट इज 125 डिग्री। और वेरिएशन इसमें कितना हो सकता है? वेरिएशन इज अबाउट 110 डिग्री टू 144 डिग्री, इतना ये वेरी कर सकता है। अभी अगर हम लोग दो इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये वेरी कर सकता है। इवन इंडिविजुअल, एक खुद विद इन इंडिविजुअल भी ये वेरी कर सकता है। लाइक राइट लेग में कोई और है और लेफ्ट हिप में कुछ और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विद इन इंडिविजुअल भी वेरी कर सकता है। वेरिएशन विद इन इंडिविजुअल्स, विद इन इंडिविजुअल भी हो सकता है, और इन बिटवीन इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स में भी वेरी कर सकता है, और एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों जो हिप में राइट और लेफ्ट में भी ये वेरी कर सकता है। थर्ड थिंग इज फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स में एंगल डिक्रीज मिलता है बिकॉज ड्यू टू देयर वाइडर पेल्विस, उनका पेल्विस वाइडर रहता है, इस करके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू उसमें थोड़ा डिक्रीज मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट दैट। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तब हम बर्थ की बात करते हैं, बर्थ के टाइम पे तब बेबी होता है तो ये 150 डिग्री तक होता है। लेकिन एज द एज एडवांस, जैसे जैसे एज एडवांस करती है, मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाता है? 125 डिग्री तक हो जाता है। दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लेट रिकॉल क्या क्या इसमें हुआ। एक एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हेड एंड नेक, और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पासिंग थ्रू द शाफ्ट ऑफ फीमर पैरेलल टू द शाफ्ट ऑफ फीमर, और जो ये एंगल फॉर्म हुआ इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दैट्स नॉर्मल वैल्यू इज 125 डिग्री। वेरिएशंस कैन बी अबाउट 110 टू 144 डिग्री। एंड जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वेरिएशन है वो विद इन टू इंडिविजुअल्स के बीच में वेरी कर सकता है, सिंगल इंडिविजुअल में भी वेरी कर सकता है, राइट में अलग लेफ्ट में अलग। बट जब फीमेल्स की बात करते हैं ड्यू टू देयर वाइडर पेल्विस ये एंगल डिक्रीज रहता है बर्थ के टाइम पे। तब छोटा बेबी रहता है उसके अंदर
जैसे जैसे एज एडवांस होगी क्या क्या चेंजेस आएंगे, बर्थ के टाइम पे 150 डिग्री रहेगा, मैच्योरिटी तक ये 125 डिग्री तक चला जाएगा। अब भी अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेरी करता है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेरी करता है तो इसकी वजह से दो कंडीशंस होने के चांसेस हैं, दैट इज कोक्सा वेरा एंड कोक्सा वेल्गा। जो कोक्सा वेल्गा है इसमें जो है एंगल वो इंक्रीज कर जाता है, और जो कोक्सा वेरा है उसमें एंगल डिक्रीज कर जाता है। अभी इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वजह से दो कंडीशंस बॉडी में आ जाती है, कोक्सा वेरा एंड वेल्गा। वेल्गा में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज कर जाता है एंड वेरा में डिक्रीज। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट डिस्कस करेंगे कोक्सा वेल्गा। कोक्सा वेल्गा नॉर्मल ट्रू करेंगे फर्स्ट। दिस इज ये नॉर्मल। अभी हमने बात किया था कि एक्सिस कहाँ से पास करते हैं, थ्रू द सेंटर ऑफ हेड, सेंटर ऑफ हेड एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द नेक। और एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है पास करती है कहाँ से, पैरेलल टू शाफ्ट। जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज नॉर्मल एंगल। लेकिन तब हम कोक्सा वेल्गा की बात करते हैं। कोक्सा वेल्गा में क्या होता है कि जो ये फीमर का हेड है ये अपवार्ड रोटेट कर जाता है, दिस वन थिंग ये चीज है, और दिस वन थिंग ये चीज है। अभी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसमें क्या रहता है, जो ये एंगल है अभी ये लाइन कहाँ से चली जाएगी, जो ये लाइन फॉर्म हो रही है ये आउटर चली जाएगी, दिस वन। सेंटर ऑफ हेड से तो लाइन पास करेगी, बट जो हेड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो चीज है ये यहाँ से इंक्रीज कर जाएगी। और जो ये एंगल जो ये फॉर्म होगा, दिस वन एंगल, जो ये एंगल जो ये फॉर्म होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस इज कोक्सा वेल्गा का क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये कितना वेरी करेगा, अबव 125 डिग्री जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड कोक्सा वेल्गा। सिंपली लेट डिस्क्राइब। ये हम लोगों का एसिटाबुलम है, सॉकेट ये हम लोगों का हेड ऑफ फीमर है, दिस इज नॉर्मल। ये ऐसे एक नॉर्मल अलाइनमेंट में है। लेकिन तब हम कोक्सा वेल्गा की बात करते हैं तो जो फीमर बोन है, फीमर जो हेड ऑफ फीमर है वो अपवार्ड आ जाएगा, सुपीरियरली चला जाएगा, सुपीरियरली और एंटीरियरली चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो ये एंगल जो ये फॉर्म्ड हो रहा था, सपोज जो ये एंगल है अभी ये ऊपर जाएगा तो ये एंगल इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली नॉर्मल अलाइनमेंट, तब कोक्सा ये हेड जो है अपवार्ड सुपीरियरली, जब हम लोग हेड की बात कर रहे हैं जो ये हेड है ये सुपीरियरली मूव करता है, तो क्या होगा कि जो ये लाइन पास कर रही है ये बिल्कुल सुपीरियरली चली जाएगी, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये 125 डिग्री होगा। अब भी इसके होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे, आर्टिकुलर जो ये सरफेस है, फर्स्ट आर्टिकुलर सरफेस जो भी है या कॉन्टैक्ट एरिया है, आर्टिकुलर जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये डिक्रीज करेगा तो इट लाइड टू इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होगी। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत रहेगा, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत रहेगा, कोऑर्डिनेशन में नॉर्मल वर्किंग में दिक्कत आएगा। सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, ये हम लोगों का अलाइनमेंट है, लेकिन अगर ये जो हेड है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, अब भी देखो ये एसिटाबुलम है ये इसको प्रॉपरली कवर कर रहा था, लेकिन हेड जैसे ऊपर आएगा तो इसका जो कवरेज एरिया है इसको पूरा सॉकेट अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा, ये ऊपर प्रोमिनेंटली ऐसे दिखेगा। तो आर्टिकुलर सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा, जो इसकी कॉन्ग्रुएंसी थी अभी कॉन्ग्रुएंसी डिक्रीज कर गई है। क्या हो गया साथ के साथ, कॉन्ग्रुएंसी डिक्रीज कर गई है, ये डिक्रीज हुई, इट लाइड टू इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तब हम लोग चलते हैं उसमें दिक्कत आएगा, बैलेंस में दिक्कत आएगा, और कोऑर्डिनेशन में कोई एक्टिविटी करेंगे तो कोई चीज़ उठानी है या फिर मेरे को चलना है, कोई भी अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटी करनी है उसमें दिक्कत रहेगा, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन।
अब पैथोलॉजिकल इसमें सॉरी इसके अंदर बायोमैकेनिकल क्या क्या चेंजेस आएंगे, बायोमैकेनिकल चेंजेस, तब ये एंगल 125 से ऊपर जा रहा है तो ये जो मूवमेंट आर्म है यहाँ से जो यहाँ पे अडक्टर्स मसल्स आके लगती हैं, दीज फाइबर्स आर ऑफ अडक्टर्स, अडक्टर्स मसल फाइबर है। नॉर्मली ये कितना था, अगर इतना रहता है तो मूवमेंट आर्म जो है ज्यादा था, लेकिन तब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चला गया था तो मूवमेंट आर्म क्या हो जाएगा, ये हेड का जो ये सॉरी जो मूवमेंट आर्म है ट्यूबरकल और जो ये था ट्यूबरकल और नेक के बीच में मूवमेंट आर्म अच्छा था, लेकिन तब ये ऊपर चला जाता है तो ट्यूबरकल और ये जो चीज है इसका मूवमेंट आर्म डिक्रीज कर जाता है। सपोज अगर ऐसा हो जाएगा, जो डिस्टेंस है ये मूवमेंट आर्म है ये डिक्रीज कर जाएगी, मूवमेंट आर्म डिक्रीज कर जाती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 125 से अबव है तो मूवमेंट आर्म डिक्रीज कर जाएगा, मूवमेंट आर्म decreases, it led to decreases efficiency of muscles, efficiency of muscles of adductors, जो यहाँ पे abductors muscles हैं of abductor muscles हैं, जो यहाँ पे आके abductors muscles आके अटैच हो रही हैं उनका मूवमेंट आर्म जो है वो डिक्रीज कर जाता है, इसकी वजह से एफिशिएंसी जो है मसल्स की वो डिक्रीज कर जाएगी और मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक मसल्स, एफिशिएंसी एंड जो स्ट्रेंथ है वो मसल्स की रिड्यूस कर जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इज रिड्यूस एंड एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इज रिड्यूस, मूवमेंट आर्म इसमें डिक्रीज करे। सेकंड थिंग कि जो ये ट्रेबिकुलर फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, लेमिनार बोन जो ये ट्रेबिकुलर सिस्टम बनाती है, ट्रेबिकुलर सिस्टम है, अभी वो डिस्टर्ब कर जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ट्रेबिकुलर डेंसिटी ऑफ बोन डिक्रीजेस, डेंसिटी जो है बोन की वो डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी ऑफ बोन डिक्रीजेस, ट्रेबिकुलर सिस्टम का अलाइनमेंट जो लेमिनार बोन फॉर्मेशन करती है वो डिसरप्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग इज बैलेंस कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रहा है, मूवमेंट आर्म मसल्स के अंदर दिक्कत आ रही है, स्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, जो अब ज्वाइंट रिएक्शन फोर्सेस इस पे लगेंगी, ऊपर से पूरी बॉडी का वेट लगा के जो फोर्स लगाएगा, नॉर्मल में अलाइनमेंट में ठीक था, वो बैलेंस काउंटरैक्ट करता था, लेकिन अब भी हमने बात किया कि जो अबडक्टर्स मसल्स हैं, हिप की जो अबडक्टर्स मसल्स हैं वीक हो गई हैं तो जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस इसके ऊपर ज़्यादा लगेंगी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है तो जो अडक्टर्स अकेले मसल्स वो उसको हैंडल नहीं कर पाती, तो अबडक्टर्स की भी उसको जरूरत होती है बैलेंस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों मसल साथ में काम करते हैं सिंक्रोनाइजेशन करके, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोगों ने कोक्सावेल्गा में क्या क्या चीजें स्टडी की, फर्स्ट आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस की बात हुई कि वो डिक्रीज कर रहा है, फिर मोमेंट आर्म की बात की वो डिक्रीज कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ मसल्स की बात की वो डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स वो डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी ऑफ बोन वो डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज जो ट्रेबिकुलर सिस्टम है वो बोन का अफेक्ट हो रहा है, जो लेमिनार बोन जो ट्रेबिकुलर सिस्टम बनाते हैं अराउंड द नेक के अराउंड में वो इसका वीक हो रहा है, इस करके डेंसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, अभी बैलेंस में दिक्कत आएगा, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगा, बिकॉज यहाँ पे अडक्टर्स मसल्स बहुत वीक है, वो सिंक्रोनाइजेशनली एक्टिविटी नहीं कर पाती है और गेट में दिक्कत आएगा, तो पेशेंट और इसके अंदर तब ये हेड ऊपर चला जाता है, स्लाइटली क्या दिखेगा, जो फीमर लेंथ है वो इंक्रीज दिखेगी, स्लाइटली फीमर लेंथ इंक्रीज दिखाई देगी, स्लाइटली फीमर लेंथ इंक्रीज दिखाई देगी। दिस इज ऑल अबाउट द कोक्सावेल्गा। फिर हम लोग बात करेंगे कोक्सावेरा। कोक्सावेरा में क्या होगा, और जो इंटरेक्शन फोर्सेस इसके ऊपर ज्यादा लग रही थी, कोक्सावेरा जस्ट इसके अपोजिट नॉर्मल बोन, नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे दिस वन, दिस इज नॉर्मल एंगल, तब हम लोग
लोग लेकिन कोक्सा वेरा की बात करते हैं तो हेड बिल्कुल और भी अंदर चला जाता है, दिस समथिंग एंगल डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, जो ये हेड है दिस वन, ये ऐसे चला जाएगा, दिस वन, दिस वन ऐसे चला जाएगा। तो ये एंगल जो भी बनेगा इसके बीच में, ये जो इसके बीच में जा रहा है या इसके बीच में जो एंगल है डिक्रीज कर जाएगा, एंगल विल बी डिक्रीज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीजेस। डिफाइन कैसे करेंगे, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हेड एंड नेक एंड अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पासिंग थ्रू द पैरेलल शाफ्ट ऑफ फीमर, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो जो है हाँ वो लेस देन 125 डिग्री बन रहा है एंड दैट इज कॉल्ड कोक्सा वेरा। लेकिन इसके सारे पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, जब हम लोगों का जो ये हेड है वो अंदर की तरफ जाता है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है कि आर्टिकुलर सरफेस कवरेज एरिया और ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, ये बिल्कुल डीप अंदर तक चला जाएगा। हो सकता है ये इम्पिंचमेंट क्रिएट करे, बट जो पॉजिटिव इफेक्ट अभी उसकी बात करेंगे, ये चीज़ होगी। ये स्टेबिलिटी को एनहांस करता है, इट लाइक टू स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी इसमें। साथ में जो जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस हैं, जॉइंट रिएक्शन फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएंगे, ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगेंगी, काउंटर बैलेंस ही कर लेता है। थर्ड वन थिंग, मोमेंट आर्म को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस मोमेंट आर्म। जो ये मोमेंट आर्म जा रहा है नेक और इसके बीच में मोमेंट आर्म, तो एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इंक्रीज करेगी, एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इंक्रीज करेगी, मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करेगा। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज रहेगी, जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस कम लगेंगे इसके ऊपर, और साथ के साथ जो एफिशिएंसी मोमेंट आर्म इंक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी मसल्स का अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहता है कि जो ये बेंडिंग फोर्सेस लग रही हैं, so दिस वन इज कोक्सा वेरा की है, जो इसके ऊपर ये बैंडिंग फोर्सेस लगेंगी, बैंडिंग फोर्सेस जो लगेंगे बॉडी की, इट विल लीड टू फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। जो ये नेक का पार्ट है इसका जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, दिस वन एरिया, जो ये बैंडिंग फोर्सेस ऐसे हो गया है तो ये जो नेक के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे इसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। और ये 3 टाइप का रहता है। अभी हमने बात किया कोक्सा वेरा, इसमें स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करी है, जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस कम से कम लग रही हैं, मोमेंट आर्म इसमें इंक्रीज कर रहा है, सब पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या था कि जो बेंडिंग फोर्सेस बॉडी की इसके ऊपर लगेंगी, देन इट विल लीड टू फ्रैक्चर ऑफ दैट वन थिंग। अभी हमने बात किया दैट्स वन। अभी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कोक्सा वेरा की, इट में भी कंजेनाइटल भी हो सकता है, डेवलपमेंटल भी हो सकता है, एंड इट में बी एक्वायर्ड। अभी कंजेनाइटल की बात करते हैं। कंजेनाइटल बाय बर्थ अगर प्रेजेंट है दिस थिंग, देन इट इज कॉल्ड कंजेनाइटल कोक्सा वेरा। डेवलपमेंटल, जब स्टेजेस ऑफ बोन फॉर्मेशन होता है, बोन बन रही होते हैं या एपिफिजल फ्यूजन का टाइम जब रहता है, उस टाइम पे अगर कोई दिक्कत हो जाती है, अगर कोक्सा वेरा दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यू टू डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ बोन फॉर्मेशन के टाइम पे या एपिफिजल प्लेट फ्यूजन के टाइम पे। एक्वायर्ड भी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम या फोस्फेट का डेफिशिएंसी है, मिनरल्स का डेफिशिएंसी है, या फिर रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम है, ऑस्टियोमलेसिया जैसा दिक्कत है, तो उसके अंदर हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट कोक्सा वेरा। थैंक यू।